हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजल स्मार्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और आप तैयारी भी आपकी अच्छे से चल रही होगी एग्जाम की। चलिए आज हम करते हैं एस्टेट कॉमर्स का पेपर जो हुआ था दिसंबर 2023 में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ए कंडीशन इन विच इंफॉर्मेशन इनफ्लो एक्सीड्स एन इंडिविजुअल्स प्रोसेसिंग कैपेसिटी। देखो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपके बॉस ने आपको काम दिया, आप खुशी खुशी कर रहे हैं, फिर उन्होंने और काम दे दिया, फिर उन्होंने और काम दे दिया, तो अब आप क्या कहेंगे? नेक्स्ट टाइम उन्होंने और काम दिया तो आप कहेंगे नहीं सर मुझे मत काम दीजिए, मैं वैसे ही ओवरलोडेड हूँ, मेरे पास पहले ही बहुत काम है। सेम वे में एक इंडिविजुअल की जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है, जो उसकी क्षमता है, उससे भी ज्यादा आप उसको इंफॉर्मेशन दे दी गई है तो वो क्या होगी? ओवरलोड। इंफॉर्मेशन ओवरलोड। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है, जिसमें एक फिक्स पाथ होता है कि पहले इन्फॉर्मेशन यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिक्स होता है। जिसमें इनफॉर्मल, जिसमें भाईचारा वगैरह होता है, जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जैसे कोई जॉब कर रहे हैं कोई दो पर्सन, लेकिन उनका घर बिल्कुल पास पास ही है, तो उनमें आपस में क्या हो जाता है? रिलेशन सा बन जाता है, कम्युनिकेशन हो जाता है उनके बीच में, वो होगा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज इन विच अ प्रोडक्ट सेल्स स्टार्ट क्लाइंबिंग क्विकली। देखो क्वेश्चन में कीवर्ड है क्लाइंबिंग क्विकली, इसी से ही हमें आंसर पता चल जाता है क्विकली से ही क्या आंसर होगा। देखिए जैसे एक ह्यूमन की लाइफ स्टेजेस होती हैं, इन्फेंट होता है, अडल्ट होता है, ओल्ड एज आती है, सेम वे में एक जो प्रोडक्ट होता है उसकी भी लाइफ स्टेजेस होती हैं। ये पढ़ भी सकते हो आप यहाँ से। देखो पहले इंट्रोडक्शन, फिर ग्रोथ, फिर मेच्योरिटी और फिर डिक्लाइन। इंट्रोडक्शन में देखो यहाँ पे सेल्स बढ़ नहीं रही है, रेंग्स, ये देखो यहाँ से हल्की सी बढ़नी स्टार्ट हुई, इसमें इंट्रोडक्शन में सेल्स बढ़ती नहीं है। डिक्लाइनिंग में क्या होता है? सेल्स कम हो गई है। मेच्योरिटी में ऑलमोस्ट देखो स्टेबल दिख रही है आपको सेल यहाँ पे, लेकिन जो ग्रोथ स्टेज होती है वहां सेल्स तेजी से बढ़ रही है। इस डायग्राम से देखो, ये देखो, ये बढ़ रही है तेजी से, ये जा रही है, ये होती है ग्रोथ स्टेज। अब एक और क्वेश्चन देखो, एक बार किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था कि इसके वाई एक्सिस पे क्या दिखाते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के? यहाँ पे सेल्स आती है, और एक्स एक्सिस पे क्या आता है? यहाँ पे टाइम आता है। ये एक और एमसीक्यू है जो किसी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बन रहा है? यहाँ पे ग्रोथ बन रहा है। क्विकली किस में बढ़ रही है? तेजी से ऐसे बढ़ रही है, ग्रोथ में। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। देखो ट्रेनिंग के दो मेथड होते हैं, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब का मतलब है कि जब आप जॉब कर रहे हो, जॉब कर रहे हो जब ही आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, दैट इज ऑन द जॉब। ऑफ द जॉब क्या है? आपको जॉब से दूर, जॉब से दूर ट्रेनिंग दी जा रही है, ऑफ द जॉब होती है। अब इसके ट्रेनिंग के कुछ मेथड्स हैं। ऑन द जॉब मेथड्स हैं, जिट है, अप्रेंटिसशिप है, जॉब रोटेशन है, कोचिंग अंडर स्टडी और मेंटोरिंग है। लेक्चर, सिमुलेशन, केस स्टडी, ये ऑफ द जॉब है सारे, ये देख लेना। इसकी मैंने एचआरएम की मैराथन भी करवाई हुई है, ये वहां से भी आप कवर कर सकते हो ये वाला, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। अब हमारे में है जॉब रोटेशन। अब जॉब रोटेशन क्या होती है? देखो ये डिफरेंट डिफरेंट जॉब है, ये ए जॉब, ये बी जॉब है, ठीक है, ये बी जॉब है, और यहाँ पे जॉब है सी। एक पर्सन है, उसको पहले ए जॉब दी गई, उसने वो अच्छे से जॉब सीख ली, फिर उसी पर्सन को बी जॉब दी गई, इसी को कहते हैं जॉब रोटेशन। एक और क्वेश्चन भी बनता है, एक बार एक एग्जाम में आया हुआ था, आई थिंक डी ट्रिपल एस बी में आया हुआ था, कि जो जॉब रोटेशन है उसमें क्या है? जॉब रोटेट हो रही है या पर्सन रोटेट हो रहे हैं? यहाँ पे जॉब रोटेट नहीं हो रही, ध्यान रखना, जॉब अपनी जगह पे है, पर्सन को रोटेट किया। इस पर्सन को पहले हमने यहाँ बिठाया था, इस ये जॉब उसने सीख ली, फिर इसी पर्सन को हमने यहाँ बिठाया, उसने ये जॉब सीख ली। जॉब वहीं पे है, पर्सन रोटेट होते हैं। लेक्चर सभी को पता ही है। सिमुलेशन में क्या होता है? जैसे एक आपको प्रॉब्लम्स दे दी जाएंगी एक बास्केट में, आपको वो प्रॉब्लम सोल्व करनी है। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में क्या है? वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में क्या होता है? जैसे मशीन्स हैं, ठीक है, बहुत कॉस्टली मशीन्स हैं, तो वो जो कॉस्टली मशीन्स हैं उस पे अगर वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी तो उसमें टूट फूट हो सकती है, तो डुप्लीकेट मशीन्स बनाई जाती हैं, उस पर ट्रेनिंग दी जाती है, दैट इज वेस्टिब्यूल। यानी कि सिमिलर सिचुएशन क्रिएट की जाएंगी जैसे आपकी जॉब है, उसको कहते हैं वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। नेक्स्ट है टू मेक अदर्स बिहेव इन अ वे इन विच दे वुड नॉट हैव बिहेव्ड अदरवाइज। देखो मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा, मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है, चलो अब मैं क्या करूंगी, छोड़ना नहीं है इसको, अब हम क्या करेंगे, इसके ऑप्शन देखेंगे। नीड ऑफ एफिलिएशन, नीड ऑफ अचीवमेंट, नीड ऑफ पावर। अब इन तीनों नीड्स को देख के मुझे ये पता चल गया ये क्या है? मोटिवेशन की
थ्योरी है ये। मोटिवेशन की कौन सी थ्योरी है? मैक्लीलैंड की नीड थ्योरी है ये नीड नहीं होगी, ये तीन नीड्स होंगी, तो इसमें मेरे को ये तो समझ में आ गई। अब मैं इन तीनों में से देखूंगी आंसर क्या बन सकता है। इसके लिए एक ट्रिक थी, आप अचीवमेंट, एफिलेशन, पावर। अचीवमेंट क्या होती है? जो आप अचीव करना चाहते हैं। जैसे आपका अब टारगेट है एस्टेट मुझे क्रैक करना है, अब आपका एस्टेट क्रैक हो गया तो ये आपकी अचीवमेंट होगी। एफिलेशन मीन्स इंसान अकेले नहीं रह सकता, उसे सोशल रिलेशंस की जरूरत पड़ती है, उसे फ्रेंड सर्कल की जरूरत पड़ती है, दैट इज अफिलेशन। पावर क्या है? आप अपनी पावर के बल पे जैसा आप चाहते हो वैसा काम करवा सकते हो। यही है टू मेक अदर्स बिहेव इन अ वे, ऐसे लोगों से बिहेव करवाएं जैसा कि आप चाहते हो, आपके अकॉर्डिंग वो बिहेव करें। तो वो किस नीड के अकॉर्डिंग होगा? नीड ऑफ पावर। द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग द नेचर डायरेक्शन ऑफ चेंज इन द बिजनेस। देखो, सबसे पहले क्या है? द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग। देखो, जैसे क्लासरूम में जब टीचर कहीं जाती थी तो मॉनिटर को खड़ा कर देती थी, भाई आप क्लास पे क्या करो? नजर रखो। मॉनिटर क्या करता था? नजर रखता था कि कोई बच्चा शोर तो नहीं कर रहा है। सेम वे में बिजनेस भी क्या करता है? इन्वायरमेंट में नजर रखता है कि मेरे को क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और क्या चीज मेरे लिए थ्रेट बन सकती है। जैसे कोविड आया था, लोगों ने मास्क बनाने शुरू कर दिए, अपॉर्चुनिटी दिखी उनको और उन्होंने अपॉर्चुनिटी को क्या करा? बेनिफिट ले लिया, मास्क बनाने स्टार्ट कर दिए। सेम वे में बिजनेस भी करता है, इसको कहते हैं इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। स्कैनिंग मीन्स अपने इन्वायरमेंट पे मॉनिटर रखो, मॉनिटर करो, उस पर नजर रखो, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट है। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है इवेल्युएटिंग द नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज इन द बिजनेस इन्वायरमेंट। आप डायरेक्शन भी देखो, जो बिजनेस इन्वायरमेंट है इसके जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे सोशल है, इकोनॉमिक एलिमेंट है, सोशल एलिमेंट है, ये हमें क्या बताते हैं? डायरेक्शन ऑफ चेंज भी बताते हैं। तो ये किसके अंडर आएंगे? इन्वायरमेंटल एनालिसिस के अंडर आएंगे। तो दोनों आंसर क्या बन जाएगा? हमारा आंसर बनेगा हमारा थर्ड, बोथ ए एंड वन आर करेक्ट। फॉर क्रिएटिंग ए कंपनी वी यूज, हम कंपनी क्रिएट करने के लिए क्या यूज करते हैं? टैली में यूज होता है ओल्ड प्लस F3। ये इन्वायरमेंटल स्कैनिंग और एनालिसिस देख लेना एक बार। द आइडिया दैट कंज्यूमर विल नॉट बाय इनफ ऑफ द फर्म्स प्रोडक्ट अनलेस इट अंडरटेक्स अ लार्ज स्केल सेलिंग एंड प्रमोशन एफर्ट। देखो, यहाँ भी कीवर्ड क्या है हमारे पास? ये कीवर्ड है हमारे, लार्ज स्केल पे आप क्या कर रहे हो? प्रमोशन एफर्ट कर रहे हो लार्ज स्केल पे। किसके अंडर करोगे लार्ज प्रमोशनल एफर्ट? मीन्स बहुत ज्यादा आप एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो, बहुत लार्ज स्केल पे एडवर्टाइजमेंट हो रही है, बार बार एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो आप, और सेल्स प्रमोशन कर रहे हो एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब कर रहे हो आप, तो ये किसके अंडर करोगे आप? ये सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट ये कहता है आपका प्रोडक्ट जब तक नहीं बिकेगा, जब तक कि आप बहुत ज्यादा प्रमोशनल एफर्ट नहीं करोगे, बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं दोगे, सेल्स प्रमोशन नहीं करोगे, अगर ये सब करोगे जब आपका प्रोडक्ट बिकेगा, सेल होगा मार्केट में। प्रोडक्ट कंसेप्ट कहता है कि क्वालिटी पे फोकस कीजिए। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है, आपका क्वालिटी जो सुपर्ब क्वालिटी एक्सीलेंस क्वालिटी है, तो आपका प्रोडक्ट अपने आप बिकेगा। ये क्वालिटी पे फोकस करने के लिए कहते हैं। प्रमोशन का साथ मार्केटिंग का कंसेप्ट नहीं उसमें नहीं आता है ये। सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट ये कहते हैं पहले कंज्यूमर के बारे में भी सोचना है, साथ के साथ ऐसा नहीं है ओनली कंज्यूमर के बारे में सोचना है। बिजनेस सोसाइटी से अपने रिसोर्सेस लेता है, उसे सोसाइटी के बारे में भी सोचना है। कंज्यूमर के बारे में भी सोचना है, सोसाइटी के बारे में भी सोचना है। तो जो हमारा इसके अकॉर्डिंग आंसर बन जाएगा सेलिंग कंसेप्ट। एक्स एंड वाई शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3। देखो क्वेश्चन देखो, एक्स एंड वाई है, 7:3 है, 7/10 और 3/10 हो गया। जेड 437 शेयर, जेड का कितना शेयर है भाई? जेड का है 3/7। ठीक है जी। देखो, कहता है कि न्यू जो फर्म है विच टेक्स है टू 7 फ्रॉम एक्स, एक्स से कितना ले रहा है वो? थोड़ा सा इसको स्पेस दे के लिखना चाहिए था मुझे, है ना, यहीं पे ही हो जाता है, यहीं कर रही हूँ मैं। देखो, एक्स से ले रहा है जेड 2/7, वाई से ले रहा है जेड 1/7। ठीक है, ये अलग अलग है। अब एल्शियम ले लेते हैं हम इसका, 70, ये 70 आया, 7, 49 और 29। तो हमारा आंसर आ रहा है, हमारा यही आंसर बन गया, हमें आगे करने की जरूरत नहीं है, बट एक बार हम समझ लेते हैं कंसेप्ट को, इसको भी आगे करके देख लेते हैं। ये आ जाएगा 21 और 10, तो ये हमारे पास आ गया 11। ये हमारे पास आया 29, ये हमारे पास आ गया 11, और यहाँ भी 70 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10, 3, 30। तो हमारी ये रेशो बन जाएगी। ठीक है जी, 29, 11 और माइनस क्यों करा? क्योंकि यहाँ पे फ्रॉम है, जब भी फ्रॉम आता है तो डायरेक्ट आप माइनस कर सकते हो।
एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन इक्वल रेशो 1:1 है। कैपिटल बैलेंस ऑफ 1 अप्रैल है 2023 आर एक्स 50 40 30,000 इनकी कैपिटल है। देयर प्राइवेट एसेट्स आर, देखो ये तो इनकी कैपिटल है फर्म की, ये तो फर्म वाला है, ठीक है। उसके बाद इनकी प्राइवेट एसेट्स भी है। प्राइवेट एसेट्स कितनी है? 20,000 2,000 और 5,000, ये इनकी प्राइवेट एसेट्स हैं। अब कह रहा है व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ देयर लाइबिलिटी, कितनी उनकी लाइबिलिटी ज्यादा से ज्यादा, अगर मान लो बिजनेस डूबता है, बिजनेस डूब जाता है, तो वो कितनी उनकी लाइबिलिटी बनेगी? एक तो उनकी कैपिटल ली जा सकती है, साथ में प्राइवेट एसेट ली जा सकती है। प्राइवेट एसेट जब ली जाएंगी, जो प्राइवेट डेट है वो उनके हो गए, रिकवर हो गए, दे दिए उन्होंने, उसके बाद जो बच गया प्राइवेट एसेट वो हम फर्म की लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए ले सकते हैं। इसीलिए तो क्या कहा जाता है पार्टनरशिप को? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ही यही है कि अगर लॉस हो रहे हैं तो आपकी प्राइवेट एसेट भी चली जाएगी। अब इसकी लाइबिलिटी कितनी एक्सटेंट तक बनेगी? दोनों को ऐड कर दो, 50,000 प्लस 20,000 70,000, तो हमारा आंसर आ गया 3। आगे भी करके देख लो, 40 प्लस 2 42, 30 प्लस 5 35, तो हमारा 3 आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, if a shareholder fails to pay the amount of one or more calls on his shares, the company may forfeit his shares। अगर शेयर होल्डर अपने कॉल्स को नहीं दे पाता है, फेल हो जाता है देने में, तो कंपनी उसके शेयर को फॉरफिट कर सकती है। बिल्कुल, फॉरफीचर ऑफ शेयर में हमने यही तो पढ़ा था। अगर वो कॉल्स नहीं दे पा रहा है तो कंपनी को राइट है, फॉरफिट कर सकती है, लेकिन कंपनी ऐसे नहीं कर सकती, उसे पहले नोटिस देना पड़ता है। नोटिस देने के बाद भी वो पे नहीं कर रहा शेयर होल्डर, तो फॉरफिट कर लेती है कंपनी। नेक्स्ट देखो, रीजन देखो, इसका रीजन ये है, इवन आफ्टर द फॉरफिट ऑफ शेयर्स दैट शेयर होल्डर इज रिस्पॉन्सिबल टू पे द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम अंटिल द कंपनी रिसीव्स फुल अमाउंट ऑन दो शेयर। एक्चुअल में जो ये रीजन है ना, ये एक्चुअल में डिपेंड करता है सिचुएशन पे। ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि उसके शेयर कब फॉरफिट करेगा ये। अगर उसके शेयर 10 साल पहले ही फॉरफिट हो गए थे, तो अब थोड़ा ना 10 साल बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, तो नहीं बनती। लेकिन अभी उसके हाल फिलहाल में ही शेयर फॉरफिट हुए हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन सकती है, तो ये सही है। तो ये दोनों ही सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेन, जो ये रीजन है असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो हमारा आंसर आएगा बोथ ए एंड बी आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है, करंट रेशियो इज 4:5 एंड क्विक रेशियो इज 5:7। इफ करंट लाइबिलिटी आर 3,50,000 है, अमाउंट इन्वेंट्री निकालनी है। देखो भाई, करंट रेशियो क्या होती है? करंट रेशियो होती है हमारे पास करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट हमें पता नहीं हमारे पास कितनी है, ठीक है। करंट रेशियो हमारे पास कितनी है? 4/5। करंट एसेट हमें पता नहीं कितनी है, बट करंट लाइबिलिटी हमें पता है। करंट लाइबिलिटी कितनी है? 3,50,000, 3.5 लाख की होगी। अब ये इधर ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर चला गया 5 7, ये आ गया 2,80,000 आ गया हमारे पास करंट एसेट। करंट एसेट हमारे पास आ गई 280। उसके बाद क्विक रेशियो कह रहा है, क्विक रेशियो क्या होती है? क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। अब क्विक रेशियो में दे रखी है 5/7। एसेट्स हमें पता नहीं है क्विक। करंट लाइबिलिटी हमारे पास कितनी है? वो सेम रहेगी, 3,50,000। अब ये ऊपर चला जाएगा 7, और ये 5 25, ये आ गया 2,50,000 हमारे पास आ गई क्विक एसेट्स। तो आपको स्टॉक निकालना है, तो स्टॉक कैसे निकलेगा? करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स। तो आप लेस करोगे, 280 माइनस 250, 280 माइनस 250, 30 आ गया, तो हमारा स्टॉक आ जाएगा 30,000। 5,000 received from subtenant for rent and enter correctly in the cash book। ठीक है, आपको रेंट रिसीव्ड हुआ, आप क्या एंट्री करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट, पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ रेंट अकाउंट। देखो, हमने कैश अकाउंट डेबिट कर दिया 5,000 से, हमें रेंट को क्रेडिट करना था, लेकिन हमने नहीं करा, हमने डेबिट कर दिया रेंट अकाउंट को। जबकि देखो, एंट्री क्या होनी चाहिए थी? कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट, एंट्री ही होनी चाहिए थी, लेकिन हमने रेंट को क्रेडिट करा ही नहीं। हमने क्या कर दिया? कैश भी डेबिट कर दिया, रेंट को भी क्या कह रहा है? डेबिट टू द रेंट अकाउंट। देखो, कहता है करेक्टली इन द कैश बुक। कैश बुक में तो हमने सही करी है, करेक्ट करे है, कैश बुक में तो हमें डेबिट था, डेबिट कर दिया, इसकी तो कोई
चक्कर है ही नहीं इसका। तो प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही है कि रेंट को डेबिट कर दिया आपने, रेंट को भी आपने डेबिट कर दिया, यानी कि आपने 10,000 से क्या कर दिया, डेबिट, जबकि होना क्या था, 5,000 से कैश डेबिट होना था और 5,000 से रेंट क्रेडिट होना था। तो अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, द डेबिट टोटल विल बी ग्रेटर बाय 10,000 देन द क्रेडिट टोटल। बिल्कुल 10,000 से 10 लाख हो गया, ये 10,000 से क्या हो जाएगा, ये एक्सेस डेबिट हो गया। फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, obsolescence of a depreciable asset may be caused by, depreciable asset may be caused by किन किन रीजन से जो हमारे पास है ऑब्सोलीट हो सकती है एसेट। कैसे एसेट को ऑब्सोलीट हो सकती है, टेक्नोलॉजी चेंजेस, नई टेक्नोलॉजी आ गई तो आपकी पुरानी एसेट जो बेकार हो सकती है। इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन मेथड, मेथड में इंप्रूवमेंट होगी तो उस अकॉर्डिंग आपको भी फॉलो करना पड़ेगा बिजनेस में। लीगल और अदर रिस्ट्रिक्शन, गवर्नमेंट ने क्या दिया, नहीं भाई आप इस मशीन को तो यूज ही नहीं करोगे, जैसे गवर्नमेंट इनके रूल्स हैं। जैसे एक कार है तो आप बहुत ज्यादा पुराना मॉडल यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि पोल्यूशन वगैरह का प्रॉब्लम रहती है, तो इसकी भी लिमिटेशन है। तो लीगल भी हो सकती है। चेंजेस इन द मार्केट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ सर्विस आउटपुट, चेंज इन द मार्केट डिमांड, मार्केट में डिमांड चेंज हो रही है तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ गया, कुछ और नई चीज आ गई तो आपको वो नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी। तो सारे ही रीजन हो सकते हैं, सारे ही रीजन हो सकते हैं। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स इज शोन इन, मनी रिसीव्ड आपको पैसा मिल गया अगेंस्ट शेयर वारंट से, तो उसमें किस में दिखाओगे। देखो सबसे पहले तो इसको समझो, ये कंसेप्ट कहता है, यही कहता है कि कंपनी को शेयर इशू करने हैं, कंपनी को आज पैसा चाहिए तो कंपनी ने शेयर वारंट दे दी कि हम फ्यूचर में आपको इतने शेयर्स दे देंगे, पैसा आज ले लिया हम फ्यूचर में आपको दे देंगे इतने शेयर्स, ठीक है। तो ये किस में जाएगा, शेयर होल्डर, अभी शेयर होल्डर वो बने नहीं है, वो पोटेंशियल शेयर होल्डर है, तो ये जाएगा शेयर होल्डर फंड में जाएगा, इसको अलग से दिखा देंगे शेयर होल्डर फंड में ही। ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ये आपको पता ही है, करंट लाइबिलिटीज, ये देखो दो बैलेंस शीट की साइड होगी, ये इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड होगी, ठीक है, और एक एसेट साइड होगी, ये नीचे होगी हमारी एसेट साइड, ठीक है। अब इसमें शेयर होल्डर फंड में देखो शेयर कैपिटल आ जाएगी, रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएंगे, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स आ जाएगी। ये आपको मनी रिसीव हो चुकी है लेकिन आप फ्यूचर में क्या करोगे, उनको शेयर दोगे। अभी आपने शेयर वारंट दिया है जिसमें ये लिखा होगा हम फ्यूचर में आपको इतने शेयर्स देंगे, इतने प्राइस पे देंगे, तो ये शेयर वारंट हो गया। फिर और क्या क्या आएगा इसमें, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट है, नॉन करंट लाइबिलिटीज, ये सब आ जाएगी। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, आप डिस्काउंट बनाते हो, प्रोविजन बनाओगे डेटर्स पे कि इतने डेटर्स को हम डिस्काउंट दे रहे हैं जो, तो वो क्या है, अप्रोप्रिएशन है या चार्ज ऑन रिवेन्यू है। भाई वो डिस्काउंट तो आप दोगे ही दोगे, तो वो क्या है, चार्ज है। अप्रोप्रिएशन क्या होता है, जब प्रॉफिट है तो वो चीज दोगे अदरवाइज नहीं दोगे। चार्ज का मतलब चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है वो चीज तो जाएगी ही जाएगी। वो क्या, वो इसमें डिस्काउंट तो आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी, चार्ज आ जाएगी। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्मेटिक लीडर, देखो क्रिस्मेटिक लीडर क्या होता है, देखो उसे इसका अपना ही क्रिज्मा होता है, इसका अपना एक क्रिज्मा, जैसे करिश्मा कपूर है ना, अपने ही इनकी चार्मिंग होती है, इनके फैन फॉलोअर्स होते हैं, वैसे ही ये लीडर होते हैं, इनकी अपनी ही फैन फ्लोइंग होती है, लोग इनको पसंद करते हैं, लोग इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं क्योंकि इनमें कुछ क्वालिटीज होती है, इनमें कुछ बात होती है जो दूसरों से हटके होती है, इसलिए ये ऐसे लीडर बनते हैं। इनमें विजन होता है, आर्टिकुलेशन होता है, ये रिस्क, पर्सनल रिस्क भी है, सेंसिटिविटी टू फ्लोअर नीड्स ये भी है, लेकिन कन्वेंशनल बिहेवियर इसकी फीचर्स नहीं है। ठीक है जी, कौन सा लीडर होता है, ये देखो क्रिस्मेटिक लीडर क्या होता है, इंस्पायर्स, जो इंस्पायर करता है अपने फॉलोअर्स को, लोग जो फॉलोअर्स है उसको फॉलो करते हैं, डिवोशन इन फॉलोअर्स होता है ये। अब इनके पास अच्छी, इसमें देखो क्वालिटीज होती है, नो डाउट इसके बाद इतनी अच्छी क्वालिटी होती है जब भी तो लोग इसकी तरफ इन्फ्लुएंस होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, प्रोग्रेसिवनेस, किसी को भी इजीली मना लेते हैं, इनमें अपना चार्म, देखो इसको, इस वर्ड को याद कर लो, चार्म टू इन्फ्लुएंस, देखो ना, क्रिस्मेटिक से सी से स्टार्ट हो रहा है ना, ये भी सी से ही स्टार्ट हो रहा है, चार्म, भाई जिसमें अपना ही चार्म है लोगों को इन्फ्लुएंस करने का, ठीक है, इससे याद रह जाएगा, जिसमें चार्म होता है, लोगों को जो जल्दी इन्फ्लुएंस कर लेता है। कन्वेंशनल बिहेवियर, परंपरागत व्यवहार इसके अंदर नहीं आता है। ए स्मॉल कोर ऑर्गेनाइजेशन दैट आउटसोर्स मेजर बिजनेस फंक्शन इज, एक जो बिजनेस जो है कोर ऑर्गेनाइजेशन दैट आउटसोर्स, आउटसोर्स का मतलब क्या होता है, जैसे हम काम कर रहे हैं तो हमें लग रहा है हमारे पास बहुत ज्यादा काम है तो हम किसी थर्ड पार्टी से काम करवा लेते हैं, दैट इज कॉल्ड आउटसोर्स। कि आप खुद काम कर रहे हो, आपके पास बहुत काम है, ओवरलोडेड हो, तो आप क्या करोगे, थर्ड पार्टी को दोगे हमारा ये काम कर दो। जैसे मेरा बिजनेस है बहुत अच्छा, मैंने अकाउंट्स का काम दे दिया, भाई तुम कर दो, तो वो आउटसोर्सिंग होगी। मेजर बिजनेस फंक्शन इज, ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन का है मेजर बिजनेस फंक्शन, ये है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जैसे ऑनलाइन बिजनेस हो रहे हैं, तो ठीक है, तो उसमें
उसमें आप काम बाहर से करवा रहे हो। बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशन इतने वो फॉलो नहीं हो रहे हैं कि एक हायरार्की जो होती है वो एग्जैक्ट फॉलो नहीं हो रही है, कोई किसी से भी कनेक्ट हो सकता है। इसको कहते हैं बाउंड्री लेस, मीन जिसकी बाउंड्री नहीं है। लर्नर ऑर्गेनाइजेशन, सभी ऑर्गेनाइजेशन लर्नर ही है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है हर ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ नया होता ही रहता है। सिंपल ऑर्गेनाइजेशन जो सिंपल, जिसमें जो वो वाला हो जाता है सबसे पहले वाला, जो फर्स्ट वाला लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो सिंपल ही है। ये बाउंड्री लेस देख लेना आप इसमें। एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दैट क्रिएट्स ड्यूल लाइंस, देखो इसको कीवर्ड है ड्यूल लाइंस, यहीं से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ड्यूल लाइंस ऑफ अथॉरिटी एंड कंबाइंस, उसके बाद भी आगे भी कह रहा है, कंबाइंस फंक्शनल एंड प्रोडक्ट डिपार्टमेंट टेंशन, यहाँ से भी आप सोल्व कर सकते हो, यहाँ से भी आप सोल्व कर सकते हो, दोनों का मिक्स है। फंक्शन प्लस प्रोडक्ट डिपार्टमेंट या प्रोजेक्ट, दोनों का मिक्स होता है, वो कौन सा होता है, मैट्रिक्स। मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन देखो, ये ड्यूल क्यों कहता है, देखो यहाँ से भी आ रही है और यहाँ से भी आ रही है, इसलिए इसको यहाँ से भी और यहाँ से, इसलिए इसको ड्यूल बोल दिया। यहाँ प्रोडक्शन वाला है और यहाँ प्रोजेक्ट वाला है, यहाँ प्रोजेक्ट ये क्या हो गया, फंक्शनल हो गया, इधर से प्रोजेक्ट या डिपार्टमेंट भी आ गए, इसलिए दोनों का मिक्स हो गया। प्रोडक्शन फंक्शन, ये फंक्शन के अकॉर्डिंग बांट दिया ना, तो ये फंक्शनल हो गया। यहाँ पे प्रोडक्ट डिपार्टमेंट या प्रोजेक्ट आ गया, एक ही बात है, या प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो ये दोनों का मिक्स हो गया, मैट्रिक्स बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, का क्या बैरियर नहीं है। वैसे देखा जाए ना, देखो फिल्टरिंग क्या होता है, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आई, ठीक है, अब उसने अपने किसी सबॉर्डिनेट के पास इन्फॉर्मेशन आई, उसने अपने बॉस को देनी है, तो उसमें फिल्टर कर देगा, फिल्टर में कुछ प्लस माइनस कर देगा, ताकि वो इन्फॉर्मेशन क्या हो, फेवरेबल दिखे, उसके फेवरेबल दिखे, उस पे उन पे खुद पे गलत इंपैक्ट ना पड़े उस इन्फॉर्मेशन का, तो वो हो जाती है फिल्टरिंग, कर दी, फिल्टर कर दिया आपने। सिलेक्टिव परसेप्शन क्या है, इंसान जो सुनना चाहता है उसे वही सुना दो, जो वो सुनना चाहता है उसे वही सुना दो। सिलेक्टिव परसेप्शन ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इमोशंस भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब आप इस टाइम बहुत सैड हो, तो मैं आपको इतना, आपका मूड ऑफ हो गया, मैं आपको कितना भी समझा लूं, आपके माइंड में वो क्लैरिटी नहीं आएगी, ठीक है, आपके इमोशन का भी इम्पैक्ट पड़ेगा। इंटरेस्ट लेवल का देखा जाए तो इंटरेस्ट लेवल का भी इम्पैक्ट पड़ता है, आपका इंटरेस्ट है या नहीं है। अब एक बायो का स्टूडेंट है, उसका इससे क्या लेना देना, तो वो नहीं समझेगा इन चीजों को, नहीं समझ तो सकता है, देखो ऐसी बात नहीं है नहीं समझ सकता है, पर उसका इंटरेस्ट नहीं होगा वहां पे, तो कम्युनिकेशन हमारा इफेक्टिव होगा नहीं। लेकिन जिसका इंटरेस्ट है तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। अब इनमें आंसर की के अकॉर्डिंग ये है, एक हद तक ये हो भी सकता है, अगर आपका इंटरेस्ट है उसमें, तो ये बैरियर क्रिएट नहीं करेगी। तो जो हमें जब आंसर मिलते हैं ना, तो आपने फर्स्ट लाइन पढ़ी है, सबसे एग्जाम में सबसे ऊपर ये होता है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। मोस्ट अप्रोप्रिएट ये वर्ड होता है एग्जाम में, सबसे पहली लाइन यही लिखी होती है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप दो में कंफ्यूज हो सकते हो, पर आपको कौन सा चूज करना है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है। अब आप इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हो, इनको तो आप कर दोगे रिजेक्ट, पर इनमें मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है, इंटरेस्ट लेवल ज्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि आपका बहुत इंटरेस्ट है, तो वो कम्युनिकेट फिर इफेक्टिव होगा, वो बैरियर क्रिएट, नॉट ए बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बैरियर क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है, तो आप ध्यान से उस चीज को सुनोगे, फिर आप समझोगे भी उन चीजों को, आपको जल्दी समझ में भी आएंगी वो चीजें। What right does a consumer have against unfair trade practice and exploitations? देखो कंज्यूमर का क्या हो रहा है, एक्सप्लोइटेशन हो रहा है, तो उसके पास कौन सा राइट है। कंज्यूमर को 6 राइट मिले हुए हैं, थोड़ा ये देख लो, कोपरा ये इंपॉर्टेंट है भाई, देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2019, इससे पहले क्या था, 86 का था, जो फिर रिपील हो गया, अब 2019 है। ये फोर्स में कब आया, 20 जुलाई 2020 को, ये एमसीक्यू आया हुआ है भाई, काफी एग्जाम्स में पूछा भी गया है, 20 जुलाई 2020 को ये फोर्स में आया था। वर्ल्ड कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है, 15 मार्च को मनाया जाता है। कंज्यूमर को कौन से राइट्स मिलते हैं, राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। सेफ्टी क्या कहता है भैया, आपने ऐसा प्रेशर कुकर दे दिया जो कभी भी फट सकता है, तो भाई कंज्यूमर की सेफ्टी का ध्यान रखो, ऐसा चीजें मत बेचो। राइट टू बी इन्फॉर्म, कंज्यूमर को जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे हम जब भी जाते हैं, देखो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है, भैया ये चीज कितने की है, हम पूछते हैं ना। अब शॉपकीपर ये नहीं कहेगा, मैं तो नहीं बताऊंगा जी, जितने की आपको लेना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं बोलता ना वो। तो ये क्या है, आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। राइट टू चूज, आप मार्केट में गए, बहुत सारी आपने शर्ट्स देखी, बहुत सारी शर्ट्स देखी आपने, आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी चूज कर लो।
सेलर आपको ये नहीं कहेगा जी यही शर्ट दिखाऊंगा और शर्ट नहीं दिखाऊंगा, मेरा टाइम खराब होगा, लेनी है तो लो नहीं तो नहीं लो। वो आपको दिखाएगा, आप कहोगे तो आपको उनमें से चूज करने का राइट है। आपकी इच्छा है, जो आपको पसंद हो आप वही ले लो, आपकी मर्जी, आप आईफोन लो, आपकी मर्जी है सैमसंग लो। राइट टू बी हर्ड, आपकी सुनवाई भी होनी चाहिए भाई। राइट टू सीक, अगर धोखा हुआ है तो आपको रिड्रेसल भी, उपचार भी मिलना चाहिए। राइट टू एजुकेशन, कंज्यूमर को एजुकेशन दो, जागो ग्राहक जागो, ऐड आती है ना। तो अब हमारे पास यहाँ पे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और एक्सप्लॉयटेशन हो गया है। उसके अगेंस्ट आपके पास क्या है? राइट टू सीक रिड्रेसल, निवारण मांगने का आपके पास अधिकार है। द ड्राइव टू बिकम व्हाट ए पर्सन इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग इज कॉल्ड। एक वो ड्राइव कि आप कैपेबल ऑफ बिकमिंग, आप कुछ बनने में सक्षम हो, ठीक है, वह बनने की प्रेरणा। हर इंसान चाहता है हम ऊंचाइयों को छुएं, तो वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जो आप बन सकते हो अपनी लाइफ में, आप पूरा मेहनत लगा देते हो कि हाँ मैं कुछ अच्छा करना है, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। देखो ये मास्लो की थ्योरी है भाई, इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। फिजियो सोशोलॉजिकल है, रोटी कपड़ा मकान मिलना चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए, पेंशन फंड प्रोविडेंट फंड ये मिलना चाहिए आपको, सोशल नीड्स फुलफिल होनी चाहिए, फ्रेंड सर्कल बनना चाहिए, आपकी एस्टीम नीड्स फुलफिल होनी चाहिए। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो आप बनना चाहते हो वो आप बन पाओ। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग? क्या इनकरेक्ट? देखो इनकरेक्ट पूछा गया है, अब इसमें ध्यान देना। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म शैल कंसिस्ट ऑफ ए लेडी सोशल वर्कर, जी हाँ बिल्कुल, सब में लेडी तो वन वुमेन सब में होती है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है और नेशनल, वन वुमेन तो सब में होनी चाहिए, तो ठीक है। स्टेट कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ ए पर्सन हु इज और हैज हाई कोर्ट, हाँ जी बिल्कुल ठीक। मैं आपको पहले करवाती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। ये देखिए मैंने ये टेबल बनाई है, देखो इंपॉर्टेंट टेबल है अभी, पहले डिस्ट्रिक्ट फिर स्टेट फिर नेशनल। डिस्ट्रिक्ट में कितना मेंबर होंगे? प्रेसिडेंट सब में होगा, प्रेसिडेंट सब में होगा, ठीक है जी। उसके अलावा इसमें दो मेंबर होंगे, ठीक है, प्रेसिडेंट के अलावा दो मेंबर, दो, इसका डबल चार, इसमें भी सेम वही चार ही, ठीक है। पहले में दो, फिर इसका डबल चार, फिर ये सेम रहेगा। एक वुमेन इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी। फिर इसका जो प्रेसिडेंट है उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? वो जज हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज हो सकता है, इसमें डिस्ट्रिक्ट वाले में देखो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज है, स्टेट में हाई कोर्ट का, फिर सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट वाला जज हो जाएगा नेशनल वाले में। इसमें आप अपील कर सकते हो, अगर आपको इनके जजमेंट पसंद नहीं आई तो आप स्टेट कमीशन में अपील करोगे। देखो इसके खिलाफ अपील जाएगी स्टेट में, स्टेट के खिलाफ जाएगी उससे नेक्स्ट वाले में नेशनल में, नेशनल वाले के कहाँ जाएगी? सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। अब अपील कितने दिन में कर सकते हो? ये विद इन 45 डेज में, इसकी 30 डेज में, इसकी भी 30 डेज में। और इसकी अमाउंट की लिमिटेशन देखो, पहले जो 2019 में एक्ट था तो इसकी लिमिटेशन थी 1 करोड़, फिर इसमें आया था 1 से 10 करोड़, फिर अब इसमें नेशनल में आएगा 10 करोड़ से ज्यादा। ये 2019 की है, ये दोनों ही आ सकती हैं, आपको दोनों करनी पड़ेंगी। लेकिन फिर अमेंडमेंट हो गया 2021 के 21 में अमेंडमेंट कर दिया था इन्होंने। अब ये जो लिमिट कम कर दी, इसमें 50 लाख तक के केस जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, इसमें 50 लाख से ज्यादा और 2 करोड़ का केस जाएगा, इसमें 2 करोड़ से ज्यादा का केस जाएगा। तो आपको दोनों ही याद करनी पड़ेंगी। अगर पूछता है एक्ट के अकॉर्डिंग तो ये आएगी, अगर अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग पूछता है तो ये आएगी, ठीक है जी। अब इसमें हाई कोर्ट का जज हो गया, देखो अब ये पॉइंट था, स्टेट कमीशन में हाई कोर्ट का जज, बिल्कुल हाई कोर्ट का, डिस्ट्रिक्ट वाले में डिस्ट्रिक्ट, नेशनल वाले में उसमें नेशनल वाले में जो जज होता था सुप्रीम कोर्ट वाला था, तो ये हाई कोर्ट, ये ठीक है बात। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शैल कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमने 4 मेंबर पढ़े, देखो डिस्ट्रिक्ट में हमने कितने मेंबर पढ़े? 2। 4 तो किस में है? स्टेट और नेशनल में है। तो इसका मतलब ये हमारी चीज गलत हो गई। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ ए पर्सन हु हैज बीन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, देखो ये भी सही है भाई। हाँ भाई, कौन सा जज है वो? सुप्रीम कोर्ट का, ये भी सही है। तो हमारे ये सारे ही सही हैं, चार ये वाले, तो हमारा ये गलत है, तो हमें इनकरेक्ट था, तो हमारा आंसर ये गलत वाला हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा आंसर। डेप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। ये देखो भाई, देखो मान लो मेरे पास कोई एसेट है, ठीक है, मुझे ये मशीन, ये मेरे पास फ्रिज लगा लो घर पे, मुझे सेल करनी है, तो मैं अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग, मेरे को भी मैंने इतने में खरीदी थी, इतने साल मैंने यूज करा है, तो मेरी वैल्यू ये होगी, ठीक है। वो होता है वैल्यूएशन ऑफ एसेट, आप वैल्यू लगा रहे हो। लेकिन डेप्रिसिएशन वैल्यू लगाना नहीं है। डेप्रिसिएशन क्या है? मान लो आपने एक 50,000 की मशीन ली, ठीक है, आपको लग रहा है आपकी मशीन 5 साल चलेगी, 5 साल चलेगी, तो आप हर साल क्या करोगे? 10,000 हर साल चार्ज करोगे। तो हम कॉस्ट को अलोकेट कर रहे हैं ताकि 5 साल बाद आपके पास 50,000 इकट्ठे हो जाए। तो वैल्यूएशन नहीं है, याद रखना, अलोकेशन ऑफ कॉस्ट है।
डिविडेंड रिसीव्ड बाय अदर देन फाइनेंशियल एंटरप्राइज इज शोन इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखो, इस ऑप्शन को तो हर कोई रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि ये तीन टाइप की कैश फ्लो में एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल। ये तो सबने रिजेक्ट कर दिया। अब इन तीनों में से क्या आएगा ये देखो। पहले कैश फ्लो देखो थोड़ा सा। देखो भाई, कैश फ्लो का एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है? 3। इंड एएस कौन सा है? 7 है। ठीक है, अगर सिंपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है, इंड एएस पूछता है तो 7 है। 3 टाइप की एक्टिविटी आती है इसमें, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। अब देखो भाई, फाइनेंसिंग कंपनी है एक, जिसका लेन देन ही पैसे का है। एक नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है जिसका पैसे का लेन देन नहीं है। देखो, डिविडेंड पेड, ये तो सबसे इजी है। अगर आपके इंटरव्यू में होता है ना, इंटरव्यू में भी यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में भी। डिविडेंड पेड, आपने डिविडेंड पे करा तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। चाहे देखो, कोई भी कंपनी है, चाहे फाइनेंसिंग कंपनी है चाहे नॉन फाइनेंसिंग, डजेंट मैटर, डिविडेंड पेड हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी। इस बात को गांठ बांध लो। डिविडेंड पेड हमेशा क्या होगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी, चाहे कोई भी कंपनी है, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन रिसीव्ड में फर्क पड़ जाएगा। अगर डिविडेंड रिसीव्ड है, अगर फाइनेंसिंग कंपनी जिसका पैसे का काम है, पैसा और इंटरेस्ट, उसका काम ही क्या होता है? लोन लेना, लोन देना, ये सब काम होता है फाइनेंसिंग कंपनी का। तो डिविडेंड रिसीव्ड हुआ, इनका ऑपरेशन का काम होता है, तो ये होगी इसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन जो नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है, उसका काम इन्वेस्टमेंट करना नहीं है। उसका काम इन्वेस्टमेंट करना उसका ऑपरेटिंग फंक्शन नहीं है, तो उसने इन्वेस्टमेंट करी है तो वो आएगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, फाइनेंसिंग कंपनी का काम ही है लोन लेना देना, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है, उनका ये ऑपरेशन नहीं है, उनका ये काम नहीं है, तो उनके लिए क्या आएगी? इन्वेस्टिंग। इंटरेस्ट पे किया है, तो इनका फाइनेंस वालों का काम ही है भैया इंटरेस्ट लेना देना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और इनके लिए क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि इनका मेन काम ये नहीं है। अब देखो, डिविडेंड पेड दोनों का क्या आया? फाइनेंसिंग, याद रह गया। फाइनेंसिंग कंपनी है, इसमें तीनों ही ऑपरेटिंग है। देखो, इसको याद कैसे, इसमें तीनों ही ऑपरेटिंग है। पेड तो मैंने आपको बता दिया फाइनेंसिंग होगा हमेशा, चाहे कोई भी कंपनी है। तो फाइनेंसिंग कंपनी को तो याद करना बहुत आसान है। सारे के सारे क्या है इसमें? डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड, ऑपरेटिंग है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? इसमें प्रॉब्लम आ रही है। इसमें डिविडेंड पेड तो इसमें भी हमें पता है किसमें जाएगा, फाइनेंसिंग में जाएगा, साथ के साथ पेड। पेड वाले इसमें, दोनों के दोनों इसमें पेड वाले किसमें जाएंगे? फाइनेंसिंग में जाएंगे, दोनों पेड। पेड के अलावा दोनों रसीव वाले, रसीव वाले किस में जाएंगे? इन्वेस्टिंग में। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गई होंगी चीजें। क्यों है? इसका भी रीजन है क्योंकि इनका ऑपरेशन ही यही है फाइनेंसिंग कंपनी का। अब देखो, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड मिल गया, रिसीव्ड, ठीक है। फाइनेंसिंग कंपनी है तो किस में जाएगा? ऑपरेटिंग में। अगर नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है तो किस में जाएगा? रिसीव हुआ, रिसीव वाला इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मैच करने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसमें एक दो भी आते हैं ना तो आपका काम चल जाता है। मुझे जैसे 10, मुझे ये पता है भैया, प्रॉपर्टी प्लांट, पीपीई बोलते हैं इसको, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का 10 है। ठीक है, इससे बात बन रही है? देखो पहले, बी में दो नहीं बन रही बात, क्योंकि यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। अब आंसर होगा एक या तीन, इनमें से एक आंसर होगा। तो दो और चार तो नहीं होंगे, ये क्लियर हो गया हमें ना। उसमें तीन है, ये तो नहीं होंगे। अब चलो आगे देखो, रिवेन्यू रिकॉग्निशन, ये भी सीधा है। रिवेन्यू रिकॉग्निशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 है। अब बात बन रही, अभी भी नहीं बन रही। हाँ, अभी भी बात नहीं बनी। चलो भाई, अब थर्ड पे भी जाना पड़ेगा आपको। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 है, सेगमेंट रिपोर्टिंग। 17 क्या है? देखो याद कैसे करोगे? 17 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, 17, 17 सेगमेंट। सेगमेंट सै हो गया ना, 17 सेगमेंट, तो यहाँ से याद कर लो 17 सेगमेंट, इससे याद रह जाएगा। 17 से सेगमेंट, सै हो गया, सै हो गया तो 17। अब तीन, तीन किस में है? डी में 3, डी में 3 इसमें है, तो हमारा आंसर बन जाएगा फिर 3। तो बोरोइंग कॉस्ट क्या है? 16। ठीक है, बोरोइंग कॉस्ट क्या है? 16। 17 क्या है? 16 क्या है? बोरो कॉस्ट। 17 क्या है? सेगमेंट। 10 पीपीई। 9 रिवेन्यू रिकॉग्निशन। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, 9 रिवेन्यू। देखो, नो, नो, किस चीज को हम नो नहीं करते? रिवेन्यू को। भैया पैसा किसको प्यारा नहीं है? मनी, मनी, मनी सबको प्यारी है ना। तो नो, नो से नो हम किसको नहीं करते? रिवेन्यू को हम कभी नो नहीं करते। तो नो से रिवेन्यू रिकॉग्निशन हो गया, 10 से पीपीई हो गया, प्रॉपर्टी प्लांट वाला हो गया।
और 16 हमारा बोरोइंग कॉस्ट हो गया, 17 हमारा सेगमेंट रिपोर्ट हो गया। विच ऑफ द फ्लोइंग सेगमेंट इज इनकरेक्ट, क्या सेगमेंट इनकरेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट जो है सेगमेंट वो पिछला याद आ रहा है, कौन सी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। डेप्रिसिएशन इज एन अमोर्टाइज एक्सपेंडिचर, चलो देखते हैं आगे पढ़ते हैं। स्टॉक एट द एंड इफ अपीयर्स इन द ट्रायल बैलेंस इज टेकन ओनली, बैलेंस शीट बिल्कुल सही। हमारा जो अकाउंट्स है डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है। अगर स्टॉक ट्रायल बैलेंस में है तो किस में जाएगा, ओनली बैलेंस शीट में। अगर ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट में है तो दो जगह जाएगा, ट्रेडिंग में भी जाएगा और बैलेंस शीट में भी जाएगा। ये बात तो ठीक है। फिक्स कॉस्ट रिमेन रिलेटिवली अफेक्टेड इन अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, फिक्स कॉस्ट जो होती है कुछ टाइम पीरियड के लिए अनअफेक्टेड रहती है, ये भी ठीक लग रहा है। फिक्स एसेट आर स्टेटेड इन द बैलेंस शीट एट मार्केट वैल्यू, अब देखो भाई आपने बैलेंस शीट सबने बनाई है, हम मार्केट वैल्यू पे दिखाते हैं। हम किस पे दिखाते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाते हैं। जिस जिस पे आपने एसेट ली थी, जिस प्राइस पे, उसी प्राइस पे आप एसेट दिखाते हो, साथ में क्या करते हो, डेप्रिसिएशन को माइनस। तो इनकरेक्ट पूछा हुआ है तो ये इनकरेक्ट है जी, मार्केट वैल्यू नहीं हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड ऑफ द प्रोप्राइटर हाउस, देखो भाई मालिक का घर है, उसके घर का हाउस का रेंट जो है बिजनेस क्यों देगा, बिजनेस नहीं देगा। रेंट अकाउंट में क्यों डेबिट करोगे भाई, उसके घर का है, हमारे मतलब नहीं है। हमारा क्या कहता है, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है, जो ओनर है अलग है और जो बिजनेस है वो सेपरेट है, तो इसके घर का हम रेंट डेबिट नहीं करेंगे। ये तो गलत है ये तो ना, हमें ट्रू पूछा है। ऑन परचेज ऑफ फर्नीचर द अमाउंट स्पेंट ऑन रिपेयर शुड बी डेब्ट टू रिपेयर, नहीं भाई, जब आप कोई भी फिक्स एसेट ले रहे हो तो उसी टाइम जो उसकी रिपेयर पे लगता है वो सारा का सारा फर्नीचर अकाउंट में जाता है, फर्नीचर अकाउंट में डेबिट होगा, रिपेयर में नहीं, ये भी गलत है। व्हेन एरर आर डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस सस्पेंस अकाउंट्स इज ओपन, बिल्कुल ये सही है, ये सही है। ये किस में जाएगा, ड्राइंग बन गई तो ये किस में जाएगा, फर्नीचर में जाएगा। जब भी आपको ट्रायल बैलेंस आपके बन गए, ठीक है, उसके बाद आपको एरर पता लग रही है तो अब क्या करोगे, सस्पेंस अकाउंट ओपन करके उस एरर को उसमें डाल दोगे। ये टेम्पररी अकाउंट होता है, जैसे ही वो एरर फिर करेक्ट कर दोगे सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस अपने आप नील आ जाएगा। इफ द एरर आर डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस देन द एरर आर रिड्यूस्ड रेक्टिफाइड थ्रू सस्पेंस अकाउंट्स हैं। देखो अब इसमें क्या वर्ड कह दिया, ऑल द एरर्स, भाई सारी एरर्स सस्पेंस अकाउंट के थ्रू नहीं रेक्टिफाई होंगी, ठीक है जी, सारी नहीं होंगी, कुछ होंगी। तो हमारा थर्ड आंसर ट्रू हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट सही है। अक्रूवल कंसेप्ट जो होता है इम्प्लाइज अकाउंटिंग, उनका अक्रूवल कंसेप्ट क्या कहता है कि जैसे ही कोई चीज ड्यू होती है आप उसको रिकॉर्ड कर लो, चाहे आपने कैश रिसीव हुआ चाहे नहीं हुआ, चाहे कैश पे किया चाहे नहीं किया। अक्रूवल कंसेप्ट दोनों को लेता है, कैश को भी लेता है साथ में क्रेडिट को भी लेता है, तो ये तो गलत हो गया। बैंक अकाउंट रियल अकाउंट है, बैंक अकाउंट होना रियल है ना भाई, एसेट है, रियल है, कैश तो रियल है ना। बैंक अकाउंट, बैंक का नाम आता है, जो भी नेम आता है, कंपनी का नाम, बैंक का नाम, वो पर्सनल अकाउंट होते हैं। ये भी गलत है, मैंने जान के बोला था वो। लेजर इज ए सेट ऑफ अकाउंट्स, हाँ ये बिल्कुल ठीक है भैया। लेजर क्या होती है, एक बुक होती है जिसमें बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं। अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, नहीं भाई ये तो हमने पहले फर्स्ट चैप्टर यही है हमारा, जो अकाउंटिंग होती है वो मॉनेटरी एस्पेक्ट है, नॉन मॉनेटरी नहीं लेते भाई हमने। इसमें मैंने आपको एक बार ये बताया भी था, शायद यूट्यूब वीडियो पे ही बताया था, कि हम जो एक मैनेजर है, ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर है और एक फाइनेंस मैनेजर है और एक लगा लो सेल्स मैनेजर है। सेल्स मैनेजर ने कहा मैं 1,000 यूनिट सेल करूंगा, ठीक है, आप इतनी यूनिट प्रोडक्शन वाले को कहा आप बनाओ, आप बनाओ। प्रोडक्शन वाले ने कहा ठीक है मैं बनाता हूँ, उसने फाइनेंस वाले को कहा कि पैसे दो मुझे सामान खरीदना है, ये कहता मेरे पास पैसे हैं ही नहीं, मेरे पास पैसे हैं ही नहीं। तो इसने कम बनाई यूनिट। अब सेल्स वाला आया, मुझे इतनी यूनिट दो, प्रोडक्शन वाले को कह रहा है मेरे को यूनिट दो, ये कहता है मैंने तो इतनी ही बनाई है। सेल्स वाले ने मार दिया थप्पड़ इसको, इसको बहुत बुरा लग गया, मुझे क्यों थप्पड़ मारा। ये गया फाइनेंस वाले के पास, इसने कहा आपने मुझे पैसे नहीं दिए इस वजह से मुझे थप्पड़ लगा, अब ये मैं आपको 2 थप्पड़ मारूंगा। तो अब इसने जो थप्पड़ मारा, हम ये नहीं कह सकते इसने 500 रुपए का थप्पड़ मारा, इसने 1,000 रुपए का थप्पड़ मारा, हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो नॉन मोनेटरी रिकॉर्ड नहीं होती, ओनली मोनेटरी रिकॉर्ड होती है, तो ये भी गलत है, हमारा आंसर 3 हो जाएगा। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी शोन ए नोट है बिलो द बैलेंस शीट है, दिस अराइजेस आउट ऑफ। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी वो होती हैं जो हमारी एट प्रेजेंट लाइबिलिटी नहीं है, अभी तक तो लाइबिलिटी नहीं है, बट डिपेंड करता है फ्यूचर में वो हमारी लाइबिलिटी बन भी सकती है और नहीं भी। जैसे मान लो मेरे अगेंस्ट नहीं भाई, कोई एक बिजनेसमैन है, कोर्ट में केस चल रहा है,
हो सकता है वो जीत भी जाए, हो सकता है वो नहीं भी जीते, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, तो ये कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी बन जाती है। तो इसको हम एक नोट के रूप में बिलो द बैलेंस शीट दिखाते हैं। किस कारण दिखाते हैं, कौन सा वो कन्वेंशन कहता है, वो कहते हैं हमें कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। ये मैंने करवा रखा है भाई, ये कंसेप्ट वाला, ये देख लेना, इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता है। कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, विंडो ड्रेसिंग इज प्रोहिबिटेड ड्यू टू, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, विंडो ड्रेसिंग प्रोहिबिटेड होती है किस लिए, वो भी यही है, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। यानी कि डिस्क्लोजर ये कहता है आप हर चीज को देखो, हिंदी में देखो, प्रकट करो, हर चीज को प्रकट करो। उसके बाद कन्वेंशन ऑफ मेटीरियलिटी, ये क्या कहता है, जो महत्व की चीजें हैं आपके लिए, जो सिग्निफिकेंट चीजें हैं, उनको, ये एक्चुअल में ना एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। ये तो कहता है सब दिखाओ, लेकिन ये कहता है जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सिग्निफिकेंट चीजें हैं वो दिखाओ, इनसिग्निफिकेंट जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको मत दिखाओ। एकरूपता क्या कहती है, ये तो कहता है ला का पालन, ला को फॉलो करो, ये सिंपल। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी ये कहती है जो आपने आज जो प्रिंसिपल फॉलो करे, मान लो आपने डेप्रिसिएशन का रिटर्न डाउन मेथड फॉलो करा है, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर भी रिटर्न डाउन को फॉलो करो। ऐसा नहीं है कभी आप रिटर्न डाउन कर रहे हो, कभी आप स्टेट कर रहे हो, फिर रिटर्न डाउन, फिर स्टेट, ऐसा नहीं। ऐसा भी नहीं है कि आपने रिटर्न डाउन कर लिया आप सारी लाइफ रिटर्न डाउन ही करोगे, आप स्टेट पे भी जा सकते हो, लेकिन फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं होने चाहिए। पार्टनरशिप अकाउंट्स ऑफ एक्स एंड वाई वर क्लोज्ड। अब देखो इसमें ट्रिक देखो, अब ये क्या है भैया, ये देखो इसने कह दिया क्लोज हो चुके हैं अकाउंट्स आपके करंट ईयर के, ठीक है जी। देखो, अब पार्टनरशिप अकाउंट में हम कौन कौन से अकाउंट बना रहे हैं, हम बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है जी। ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं हम, उसके बाद पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बना रहे हैं, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, ये हम अकाउंट बना रहे हैं। ये अकाउंट तो बन गए, वो तो कह रहा है अकाउंट क्लोज हो गए, ये सब हमने बना लिया, ये सब हमने बना लिया। तो उसके बाद हमें पता चला कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाज नॉट चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज ही नहीं करा गया। अब इंटरेस्ट क्या है बिजनेस के लिए, इनकम है, वो चार्ज ही नहीं करी गई। अब इस एरर को हम ठीक कैसे कर सकते हैं, देखो, पी एंड एल अकाउंट, ये देखो ये तो बन गया, ये तो बन चुका है। पे एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसलिए मैंने ये लिखा, मैंने ये यहाँ इसलिए बनाए थे, ये भी बन चुका है। अब ये तो बन चुके, अब रेक्टिफाई कैसे करोगे, सिर्फ एक ही बच गया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू आप क्या करोगे, रेक्टिफाई कर लोगे। कई बार आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप सबसे बेस्ट तरीका होता है इनको करने का, अगर नहीं समझ में आ रहा, इलिमिनेशन। जैसे अब मैंने इसको इलिमिनेट करा, भाई ये तो बन चुका, ये भी बन चुका, तो इलिमिनेशन मेथड लगा के भी आप आंसर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी है। और जल्दी मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, और पढ़ते रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी करिए।